हम लोग पढ़ रहे थे कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। हमने देखा था कस्टमर पोर्टफोलियो क्या होता है, कस्टमर पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस देखी थी। कस्टमर पोर्टफोलियो के बेसिक डिसिप्लिन हमने पढ़े थे कौन कौन से थे। उनमें से 4 जो बेसिक डिसिप्लिन हैं, जिसमें आपका था सेगमेंटेशन था, लाइफ टाइम वैल्यू एस्टिमेशन था, सेल फॉरकास्टिंग थी और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 4 बेसिक जो डिसिप्लिन थे वो हमने पढ़ लिए थे अपने कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। आज जो है हमने इसका जो 5वां डिसिप्लिन है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जिसका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग हमने आज स्टार्ट करना है। डाटा माइनिंग आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि डाटा माइनिंग क्या होता है। डाटा माइनिंग बेसिकली ये है कि आप अपने जो आपके पास जो डाटा बेस है, जो डाटा सेट है, आप लोग उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें से अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ताकि उसकी बेस पे आप लोग डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज कर सकें और एनालाइज करने के बाद आप लोग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, इस प्रोसेस को डाटा माइनिंग बोलते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा डाटा सेट है, डाटा सेट को आप लोग यूज़ करते हुए उसमें से अपने काम की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद आप लोग स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं। इसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। डाटा माइनिंग जो है बेसिकली, इसमें आपने जब डाटा को आप लोग क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं डाटा माइनिंग में। अब क्लस्टर क्या होता है, आप लोगों ने अगर रिसर्च पढ़ी है तो आपने वहाँ पे भी क्लस्टर का वर्ड सुना होगा। क्लस्टर बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है। आप जो है कह लें कि डाटा माइनिंग यूज़ करते हुए आप लोग क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं। क्लस्टरिंग से मुराद आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कस्टमर्स को या कस्टमर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, और वो जो कस्टमर्स हैं वो मोर और लेस आपस में उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर होती हैं, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स उनसे डिफरेंट होती हैं। यानी कि विद इन ग्रुप आपके जो हैं कस्टमर्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, लेकिन बिटवीन द ग्रुप्स, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये जो एक्टिविटी है इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग। अच्छा, आप लोग क्लस्टरिंग क्यों करते हैं? क्लस्टरिंग आप लोग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि आपको ये पता लगे, आप लोग ये एनालाइज कर सकें कि कौन आपने कौन सा सेगमेंट बनाना है, कौन से कस्टमर आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, कौन से कस्टमर आपके लिए कम प्रॉफिटेबल हैं, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम है, फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, हमारी जो पेमेंट हिस्ट्री क्या है। इस बेस पे ये सारा का सारा जो एनालिसिस है आप लोग ये करते हैं या कर सकते हैं आफ्टर कंडक्टिंग क्लस्टरिंग एक्टिविटीज़। यानी क्लस्टर बनाते हैं तो आप लोग इस तरह सेग्रीगेशन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये जो आप ये जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो मुस्तकबिल को प्रोडिक्ट कर रहे हैं आप, चाहे वो डिमांड के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से, कस्टमर ट्रैफिक के हिसाब से, कस्टमर रिटेंशन के हिसाब से, कस्टमर एक्विजिशन के हिसाब से, इसको बोलते हैं कि यू आर प्रोडिक्टिंग योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रोडिक्टिव मॉडलिंग इज़ बेस्ड ऑन 3 अजम्पशन। ये जो आप प्रोडिक्शन करते हैं, ये 3 बेसिक अजम्पशंस हैं जिसके बेस पे आप लोग अपनी प्रोडिक्शन करते हैं। ये अजम्पशन कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये, द पास्ट इज़ अ गुड प्रोडिक्टर ऑफ फ्यूचर, कि जो पास्ट है, जो माजी है, वो मुस्तकबिल का को प्रिडिक्ट करने में हमें अच्छी हेल्प आउट कर सकता है। बट दिस मे नॉट बी ट्रू। लेकिन शायद कुछ केसेस में ये चीज़ जो है, ये जो अजम्पशन है, ये सही ना हो। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं वो साइक्लिकल या सीजनल होती हैं, कुछ फैशन और फैड होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि आप सर्दियों के कपड़ों की डिमांड की बेस पे गर्मियों के कपड़ों की डिमांड आप लोग जो है ना वो फोरकास्ट नहीं कर सकते। अब आपने अगर सर्दियों के कपड़ों की डिमांड आपने फोरकास्ट करनी है तो आपको पास्ट में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड ही आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की जो सीजनल और जो साइक्लिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जब आपने प्रोडिक्शन, उनकी बेस पे प्रोडिक्शन करनी होती है तो आपकी ये जो अजम्पशन है, अजम्पशन की ऑथेंटिसिटी जो है वो डाउटफुल हो जाती है। एक ये चीज़ है। दूसरा है डाटा आर अवेलेबल, कि जो डाटा आपको जो चाहिए डाटा अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी अजम्पशन नहीं है। लेकिन इसमें भी एक जो है ना वो कह लें कि थोड़ी कंटीजेंसी है कि बट दिस मे नॉट बी ट्रू। डाटा यूज टू ट्रेन मॉडल में नो लॉन्गर बी कलेक्टेड। वो ये है कि डाटा अवेलेबल है, ये आपने अज्यूम किया हुआ था, लेकिन हो सकता है कि जो डाटा अवेलेबल है
वो आपका बहुत कॉस्टली है, क्या उसको मैनेज करना, कलेक्ट करना है। या दूसरा जो है कि डाटा अगर अवेलेबल है तो वो प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं है, उसकी फॉर्मेशन चेंज होने वाली है, या जो डाटा आपको रिक्वायर्ड है डाटा अपडेटेड नहीं है। कि डाटा की अवेलेबिलिटी के हवाले से भी ये डिफरेंट जो आपके हैं इसमें रिजर्वेशन जो हैं वो इस दूसरे एजम्पशन में शामिल हैं। तीसरी जो इसमें बेसिक एजम्पशन है वो एजम्पशन ये है बेसिकली कि आपका जो कस्टमर रजिस्टर डाटाबेस है, पहले पता कि डाटाबेस अवेलेबल है, आपका जो डाटाबेस अवेलेबल है उसमें जो पर्टिकुलर डाटा, जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो उस डाटाबेस में शामिल है। बट दिस में नॉट बी ट्रू। अब इसमें भी कुछ रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ये है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है आप एक इंश्योरेंस की कंपनी चलाते हैं आप, ठीक है। अब उसमें कई किस्म के इंश्योरेंस है। एक होती है मॉर्गेज इंश्योरेंस की, अपनी बिल्डिंग वाला वगैरह का इंश्योरेंस है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस वगैरह डिफरेंट है। अगर आप ये प्रोडिक्ट करना चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल में कितने लोग आपसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो आपसे बाय करेंगे, आपसे ख़रीदेंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो लाइफ इंश्योरेंस का नहीं पड़ा हुआ, आपके पास डाटा ये पड़ा हुआ है कि कितने लोगों ने अपने घरों की, अपने जो स्टोर्स हैं, अपनी शॉप्स की, उनकी जो है ना इंश्योरेंस करवाई हुई है। यानी कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है मॉर्गेज इंश्योरेंस का, जो बिल्डिंग्स वगैरह जो आ जाती हैं, लेकिन आपको आपने प्रोडिक्ट करना है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के हवाले से। तो जो मॉर्गेज इंश्योरेंस वाला जो डाटा है वो आपको इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता कि आपने जो है वो कैसे करना है अपने लाइफ इंश्योरेंस की जो डाटाबेस है उसको प्रोडिक्ट उसमें नहीं कर सकता। अब इसमें आपकी दो किस्म की टेक्निक्स हैं अपने डाटा को क्लस्टर करने के लिए, क्लस्टरिंग टेक्निक्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्रीज और दूसरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें जो आपका है जो पहला जो डाटा को क्लस्टर करने का जो आपका तरीकाकार है, जो अप्रोच है आपके पास, उसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं आमतौर पे कि आपके पास जो डाटा है, जो आप उस डाटा से आपने जब मीनिंग आपने निकालने होते हैं, आपने डाटा से जब इन्फ्रेंसेस ड्रा करने होते हैं, तो वो जो इन्फ्रेंसेस हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्री की ब्रांच की तरह जो है ना वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं रिजल्ट में। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है जिसमें आपके पास आप चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आपने लोगों की डिफरेंट कस्टमर्स को क्रेडिट पर चीज़ें देनी है तो या क्रेडिट रिस्क ट्रेडिंग जो है उसको आपने जो है ना बेसिकली अपने डिसीजन उसके मुतालिक करने हैं। अब इसमें आपके पास 4 जो कॉलम्स हैं, नेम, डेट, इनकम और मैरिज स्टेटस या मैरिटल स्टेटस। अब इन 4 की बेस पे आप जो है वो आपने 5वां जो आपका कॉलम है कि वो रिस्क का जो एलिमेंट है कि वो रिस्क अच्छा रिस्क है या पुअर रिस्क है, उसका डिसीजन आपने करना है। इनका अपने लिंक आपने क्रिएट करने हैं। बेसिकली ये हमारे पास डाटा सेट में ये डाटा अवेलेबल है सारा। अब हम चेक बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका जो स्टेटस है, आपका जो रिस्क की जो टेंडेंसी है वो किसके लिए जो है ना वो है, वो किसके लिए कौन सा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये आप चेक करना चाह रहे हैं। अब इसको जो है आगे हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, आगे इसको जब कंटिन्यू करते हैं तो अब इसमें बल्कि आगे जाने से पहले एक चीज़ देख लें। एक तरफ नाम है जो, सुई, ठीक है, जॉन, मैरी और फ्रेड, ये नाम है उन बंदों के। अब इनकम जो इन्होंने लोन लिया हुआ है, किसी ने लोन ज़्यादा लिया हुआ है, किसी ने कम लिया है, फिर तीसरे ने भी कम लिया, चौथे ने फिर हाई डेट है और चौथे का 5वें का लो है। इसी तरह उनके इनकम लेवल बताए हुए हैं, मैरिटल स्टेटस बताएं कि मैरिड और अनमैरिड है, और बाद में उनका कि जो रिस्क की जो है रिस्क फैक्टर है वो गुड है या पुअर है। अब इसमें जो है हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि जी कितने लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे रिस्क हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पुअर रिस्क हैं। जब हमने वो डाटा के बेस पे हमने इनकी क्रॉस टैबुलेशन की है, क्रॉस टैब्स हमने किए हैं, बेसिकली डाटा को रीअरेंज किया हमने एक और फॉर्म में। अब देखिए, अब हमारा जो था ना वो रिस्क का फैक्टर वो डिपेंडेंट वेरिएबल था,
यानी कि रिस्क जो है वो गुड रिस्क है, जो पुअर रिस्क है वो डिपेंडेंट था। वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था नेम पे, वो डिपेंड कर रहा था डेट पे, वो डिपेंड कर रहा था मैरिट स्टेटस पे, डिपेंड कर रहा था इनकम लेवल पे। अब जो गुड रिस्क वाले थे उनमें से अब हम देखते हैं कि जो प्रेडिक्टिंग वेरिएबल थे, जो प्रेडिक्टेड जो थे, जो चीज़ें जो चीज़ को प्रेडिक्ट कर रही थी, हाइट, एक बंदा ऐसा था जिसका डेट हाई था लेकिन वो गुड रिस्क था। एक बंदा ऐसा था जिसका लो डेट था लेकिन वो गुड रिस्क था। लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनकी इनकम हाई थी और गुड रिस्क थे, ठीक है, और इसके बाद लो इनकम वाला गुड रिस्क कोई भी नहीं था, ठीक है। और जो है मैरिट स्टेटस में दो लोग ऐसे थे जो कि गुड रिस्क पे थे, और साथ में वो जो है नॉट जो अनमैरिड थे वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो कि गुड रिस्क पे था। अब आ जाते हैं पुअर साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। पुअर रिस्क वाले में एक बंदा ऐसा था जिसमें हाई डेट था और पुअर रिस्क था। दो लोग ऐसे थे जो कि आपके लो डेट था लेकिन पुअर रिस्क थे। हाई इनकम वाला एक बंदा था लेकिन पुअर रिस्क था। इसी तरह आपको लो इनकम, मैरिड और अनमैरिड। अब इसमें एक एरो से एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई हुई है। एरो में देखें कि सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम हाई इनकम और लो इनकम को देखें तो सबसे ज़्यादा जो लोग फॉल कर रहे हैं आपके, वो फॉल कर रहे हैं आपके इसमें इनकम की बेस पे, यानी कि हाई इनकम और लो इनकम। दो लोग ऐसे हैं जो कि हाई इनकम पे और गुड रिस्क पे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो कि लो इनकम और गुड रिस्क पे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, ठीक है, कि रिस्क प्रेडिक्ट करने में वो आपकी इनकम का है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आपका इनकम का है, कि उस इनकम की बेस पे सबसे ज़्यादा आप ये एनालिसिस ड्रा कर सकते हैं कि जो रिस्क है ये अच्छा रिस्क है, गुड रिस्क है या पुअर रिस्क है। अब इसके अलावा बाकी जो वेरिएबल्स हैं जैसे आपका हाई डेट है, इनकम है, मैरिट स्टेटस है, ये चीज़ें भी डिपिक्ट कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है कि रिस्क के ऊपर वो आपका इनकम का लेवल है। एक चीज़, दूसरी एक चीज़ आप लोग और भी जहाँ पे देखेंगे कि जो नेम्स हैं, यहाँ पे नेम्स मेंशन नहीं है। इसका मतलब कि जो नेम का जो वेरिएबल था, नेम का वेरिएबल आपकी जो क्रेडिट का जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क कैलकुलेशन के अंदर नेम्स का कोई रोल नहीं होता। किसी का नेम कुछ भी है, नेम जो है आपके रिस्क के फैक्टर को कम या ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि नेम किसी का कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके रिस्क के ऊपर, वो आपका डेट का लेवल है, इनकम का लेवल है और मैरिटल स्टेटस है। और अमंग दीज थ्री जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो आपका इनकम लेवल इम्पैक्ट करता है आपका। अब ये देखें, हमने जो है वो जैसे हमने पहले अभी एनालिसिस किया था कि इनकम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तो हमने अब देखते हैं कि जी दो लोग ऐसे थे जो कि गुड रिस्क पे थे और तीन लोग ऐसे थे जो कि पुअर रिस्क पे थे। अब इसमें आप क्योंकि वो इनकम सबसे अच्छा प्रेडिक्टर है, तो हमने इनकम की बेस पे आगे लोगों को डिवाइड कर लेना है। इनकम की बेस पे जब लोगों को डिवाइड कर देंगे तो दो लोग जो है हमारे पास थे जो आपके लो इनकम वाले लोग थे, दो लोग ऐसे थे, ठीक है, दो लोग ऐसे थे जिनकी इनकम पुअर थी। अब जिनकी इनकम पुअर थी उनको हमने आपके जो ये जो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड नज़र आ रही है लो वाली साइड, इस लो वाली साइड के ऊपर आप लोग देखेंगे इसको आगे मज़ीद हमने इसकी नोट्स नहीं निकालनी, मज़ीद हमने इसको एक्सपैंड या एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जो हाई इनकम वाले हैं, हाई इनकम वाले वो वाले लोग हैं जो कि इनमें से दो लोग ऐसे हैं जो कि गुड रिस्क पे हैं और एक बंदा ऐसा है जो कि पुअर रिस्क पे है। अब हमने इनकम भी कर लिया, ठीक है, और इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट आ जाता है कि जी इसमें से मैरिटल स्टेटस देखते हैं। मैरिटल स्टेटस में से भी कि जी जो पुअर रिस्क पे जो अनमैरिड एक बंदा था लेकिन वो पुअर रिस्क में चला गया, ठीक है, और जो आपका है इधर मैरिट स्टेटस में दो लोग थे लेकिन वो आपके उसमें चले गए हैं, गुड रिस्क में चले गए हैं। अभी देखें, अब यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि जी अच्छे रिस्क वाले वो लोग हैं जो कि मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड हैं और मैरिड होने के साथ साथ उनकी हाई इनकम है। अगर आपने देखना है कि जी आपके कौन से कस्टमर को आपने उधार चीज़ें देनी है या उधार पैसे देने हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया वो लोग होगा कि वो वाले कस्टमर्स
जो कि मैरिड हैं और मैरिड होने के साथ साथ उनका इनकम लेवल हाई है, ऐसे लोग हमारे जो है ना गुड रिस्क में आएंगे। इसके अलावा चाहे वो हाई इनकम है लेकिन वो अनमैरिड है तो वो जो है ना वो पुअर रिस्क में आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैरिड बंदा है ना वो अपनी जो क्रेडिट की रेपुटेशन है उसको क्रेडिट को रेपुटेशन को ख़राब होने से बचाने की ज़्यादा कोशिश करता है एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड पर्सन। उसकी रीज़न ये है, उसको पता है कि जी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, फैमिली की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। अगर तो अपनी रेपुटेशन ख़राब कर लूँगा तो मेरे लिए कल को अपनी ज़रूरतें पूरी करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा मसला हो जाएगा। इसलिए मैंने जिन लोगों से जब भी उधार लेता हूँ मैंने उनको टाइमली चीज़ें वो वापस करनी है, वो पैसे वापस करने हैं, ये इसका मतलब है। और एक अनमैरिड है, उसकी इनकम चाहे ज़्यादा है, उसको जब उधार चीज़ें देंगे उसको ये होगा कि मैक्सिमम अगर मैं किसी को का लोन वापस नहीं करता या पैसे वापस नहीं करता तो उससे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट में चीज़ें पर नहीं देगा तो मैं इसको छोड़ कर किसी और तरफ चला जाऊँगा। अब एक अनमैरिड बंदे के लिए अपना सप्लायर चेंज करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ए मैरिड पर्सन, क्योंकि मैरिड पर्सन जो है वो किसी किस्म का वो इस तरह का चांस खुद नहीं ले सकता। ये आपका एक इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री आपका बन गया है। आपने उस पर्टिकुलर डाटा पढ़ा होता है, डाटा को आपने आगे से एक ये देखिए ट्री की ब्रांचेज होती है ना, ये ब्रांचेस की फॉर्म में आपने आगे नोड्स इनको नोड्स बोलते हैं, डिफरेंट नोड्स निकलते जा रही हैं। इनकम हाई है, लो है, उसके बाद हाई इनकम में भी मैरिड है, अनमैरिड है। अब इसमें अब ये देखें कि ये जो आपके थे मैरिड जो हैं लोग, मैरिड लोगों में भी दो लोग थे और दोनों ही गुड रिस्क पे थे। लेकिन अगर इनमें से एक गुड में होता एक पुअर में होता तो उसको मज़ीद हम इसको एक्सपैंड कर सकते थे। फिर हमने इसको एक्सपैंड करना था आपके उसकी बेस पे, डेट की बेस पे, कि डेट हाई है या लो है। फिर डेट की बेस पे ये डिसाइड होना था कि जो है ना आपके वो जो लोग हैं वो गुड रिस्क में आते हैं या पुअर रिस्क में आते हैं। बेसिकली आपकी जो प्रेडिक्शन थी फिर उसमें डेट का एलिमेंट भी ऐड हो जाना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैरिड में आके दोनों लोग ही आपके गुड रिस्क में हैं और हाई इनकम के हैं, इसका मतलब है कि चाहे डेट किसी का ज़्यादा हो या कम हो उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट होता है आपका मैरिड स्टेटस है और इनकम का, इन दो चीज़ों का बेसिक इम्पैक्ट है, जिसकी बेस पे आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कस्टमर है वो गुड रिस्क में काउंट होता है या बुरे रिस्क में काउंट होता है, पुअर रिस्क में काउंट होता है, सॉरी। अच्छा, अब इसमें जो है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये स्टार्ट करने से पहले या इधर जाने से पहले एक चीज़ जो मैं आपसे वो करना चाहूँगा डिस्कस, वो न्यूरल नेटवर्क। मैंने क्लस्टरिंग टेक्निक्स तो बताई थी, एक आपको बताई थी डिसीजन ट्री, दूसरी है न्यूरल नेटवर्क। जो न्यूरल नेटवर्क है वो वर्ड निकला है आपका जो न्यूरो सिस्टम होता है ना, न्यूरो सिस्टम जो आपका जो नर्व्स का जो सिस्टम होता है, आपका न्यूरो सिस्टम जो है ऐसा कि आपके माइंड के अंदर बेशुमार किस्म के जो है ना वो कनेक्शंस बनते हैं, बेशुमार किस्म के जो है ना वो कनेक्शंस हैं, जो है ना हमारी बॉडी के सेंसर जो है उनसे इंफॉर्मेशन आ रही है जा रही है, बेशुमार किस्म की इंफॉर्मेशन है। अब जो न्यूरल नेटवर्क है ये नर्व सिस्टम से निकला है कि इसमें आपके पास बेशुमार किस्म का डाटा होता है, प्रोडक्ट के रेलिवेंट, कस्टमर के रेलिवेंट, प्रोडक्ट लाइन के रेलिवेंट, प्रोडक्ट एक्सटेंशन के रेलिवेंट, पेमेंट हिस्ट्री के रेलिवेंट, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के हवाले से, आपके मैरिटल स्टेटस के हवाले से, एज के हवाले से, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हवाले से, आपके अपने जो इंटरेस्ट हैं कस्टमर के इंटरेस्ट उसके हवाले से। अब ये बेशुमार किस्म का डाटा है। ये डाटा जो है आप इसको अपने डाटाबेस में सेव करते हैं और इनको नर्व्स की फॉर्म में आप लोग उनको डाटा के मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाने से मुराद, जैसे मैंने रिग्रेशन मॉडल आपको बताया था ना, आप लोग इसका बताते हैं कि ये कौन सी चीज़ चेंज होने से उसका कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपका जो है वो कस्टमर की ऑक्यूपेशन का लेवल चेंज हो गया, ऑक्यूपेशन का लेवल पहले वो अनएम्प्लॉयड था, बाद में वो एम्प्लॉयड हो गया, उससे क्या इम्पैक्ट आया। अब एम्प्लॉयड होने से उसकी जो है ना इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से उसकी जो है ना वो आपके प्रोडक्ट ए के ऊपर आपकी जो है ना वो स्पेंडिंग बढ़ गई, प्रोडक्ट ए के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ने से आपके उसका रेवेन्यू बढ़ गया। अब ये 5-6 चीज़ें आपस में मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं, एक चीज़ चेंज होने से आगे मल्टीपल चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस तरीके से इन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए आप जो मॉडल बनाते हैं, आप जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के नेटवर्क्स को न्यूरल नेटवर्क होते हैं। उन न्यूरल नेटवर्क को इस तरह छोटे से डाटा सेट के बेस पे
एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसकी वहाँ पे एग्जांपल कोट नहीं की, लेकिन आपको समझने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि ये नर्व सिस्टम के बेस पे होता है। जिस तरह कि आपका बेशुमार किस्म के आपके पास डाटा है, आपको प्रोडक्ट मैंने अभी जैसे 5-7 आपको मैंने बताई, उनमें से आप उन डाटा को जो है ना आपस में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं, उनकी मॉडलिंग करते हैं कि वो डाटा जो है एक चीज़ चेंज होने से उसका कहाँ कहाँ पे कितना कितना इम्पैक्ट आता है। जब एक बार वो मॉडल आप लोग डिज़ाइन कर लेते हैं तो उस डिज़ाइन के बेस पे आप लोग कल को अपने एनालिसिस जो है ना वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब जो है हम लोग आ जाते हैं अपने कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट कि आपका जो पोर्टफोलियो है, कस्टमर का पोर्टफोलियो, वो सिर्फ कंज्यूमर मार्केट में नहीं होता, वो आपका बिजनेस मार्केट में भी होता है। अगर हम बिजनेस मार्केट की बात करते हैं कि बिजनेस मार्केट के अंदर आपका पोर्टफोलियो की क्या इंपॉर्टेंस है, वो वैसे ही है जैसे आपके कंज्यूमर मार्केट में थी। यहाँ पे भी आप लोग कस्टमर की सेग्रीगेशन करते हैं, कस्टमर के जो है ना कस्टमर वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। वही सारे फैक्टर्स जो कि आपने कंज्यूमर मार्केट में स्टडी किए होते हैं वही आपने यहाँ पे अपनी बिजनेस मार्केट में भी करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी कह लें कि ज़्यादा जो चेंज है बी टू बी मार्केट में पोर्टफोलियो के हवाले से एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट, वो ये है कि ये आप लोगों ने 80-20 रूल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इसको प्रेटो प्रिंसिपल या प्रेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कहता है कि जी आपके जो 80% ऑफ योर रेवेन्यू, आपके जो 80% जो रेवेन्यू है वो आपके 20% जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं वहाँ से जनरेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा 100 कस्टमर है, या चले मेरा जो है ना वो चले मेरा 100 कस्टमर है और 100 कस्टमर से मैं 1000 रुपया महीना कमा रहा हूँ मैं, तो उस 1000 में से जो 800 रुपया है, 800 रुपया जो है मेरे जो टॉप 20 कस्टमर हैं मैं उनसे अर्न करता हूँ, और बाकी जो मेरा 200 रुपया है मैं वो बाकी 80 कस्टमर से अर्न करता हूँ मैं। ठीक है, ये कहते हैं 80-20 रूल कि आपके जो टॉप 20% कस्टमर हैं वो आपके लिए 80% रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स बनते हैं। ये आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, ये वाले कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर होते हैं। और जो आपके बाकी है, आपका जो 80% रेवेन्यू है वो आपका बाकी जो आपका 20% रेवेन्यू है वो बाकी 80% कस्टमर आपके जो है जनरेट करते हैं। अब आपकी ये जो B2B कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप उन टॉप 20% कस्टमर्स को आप लोग जो है वो एनालाइज कर सकें कि वो कौन लोग हैं, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उनके ऊपर जो है वो स्पेंडिंग कर सकें, आप उनकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देख सकें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखने से बड़ा किस कस्टमर की कितनी लाइफ टाइम है, कितनी लाइफ टाइम वैल्यू है, और लाइफ टाइम वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर कितना स्पेंड करना चाहिए, ये सारा का सारा चीज़ें आप लोग डाटा की बेस पे प्रोडिक्ट करके आप लोग इन चीज़ों का जो है ना वो आइडिया कर सकते हैं। उसके बाद जो है और जो ऐसे कस्टमर जो कि हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, उन अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स को हमने छोड़ना है। ठीक है, छोड़ने से मुराद के उनको छोड़ना है या उनको हमने प्रॉफिटेबल कस्टमर की तरफ कैसे लेके आना है कि वो हमारे प्रॉफिटेबल कस्टमर बन जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो आती हैं उसमें B2B कॉन्टेक्स्ट के अंदर कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को जब हम स्टडी करते हैं उसमें हम लोग उन चीज़ों का आइडिया लगाते हैं। इसी तरह एक और जो है वो हमारे पास एक एनालिसिस ड्रॉ करने के लिए है कि हम जिन कस्टमर से हम लोग रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, एक कस्टमर से बज़ाहिर हो सकता है कि हम लोग उसे सेल की मद में हम उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेल कर रहे हैं, हम उसको 1000 यूनिट प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, दूसरे कस्टमर को हम लोग 500 यूनिट्स प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं। अब बज़ाहिर तो ये आता है कि जिसको हम लोग 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और जिसको हम 500 यूनिट सेल कर रहे हैं वो हमारे लिए कम प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर कैसे पता लगेगी? जब हमें ये पता होगा कि जी जिसको हम 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा खर्चा कितना हो रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल 1000 जो चीज़ यूनिट सेल कर रहे हैं उससे हम लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं 5 लाख रुपया, लेकिन 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, हमें उसको सर्व करने में, वो चीज़ें एक्वायर करने में हमारा 6 लाख रुपया लग रहा है। यानी कि चीज़ों की प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको ट्रैक करने की जो कॉस्ट है, उसमें जो डिलेड पेमेंट की जो कॉस्ट है, आपने जो है ना उसको चीज़ें उधार दे रहे हैं लंबे अरसे के लिए, उसमें जो
डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कि वो 6 लाख रुपए में आपको कस्टमर पड़ रहा है, इसका मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है आपको। दूसरी तरफ आते हैं जिसको आप 5 लाख की चीज़ें सेल कर रहे थे, ठीक है, जो जिसको आप अपने 500 यूनिट सेल कर रहे थे, इसको 500 यूनिट सेल किए, उसने हो सकता है आपको 3 लाख रुपए आपने उससे रेवेन्यू अर्न किया हो, लेकिन उस 3 लाख में से आपको जो है ना वो 2.5 लाख रुपए आपके कास्ट ऑफ 50,000 रुपये आपकी बचत हो, क्योंकि वो बंदे ने आपको कैश पे पेमेंट कर दी है, फ़ौरन पेमेंट की है। फ़ौरन पेमेंट करने की वजह से आपका जो ना आपके जो फंड्स हैं, फंड्स आपके ब्लॉक नहीं हुए, ठीक है। आपको जो है ना उसने उस कस्टमर को एक्वायर करने में ज़्यादा या रिटेन करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। अब इन दोनों केसेस में अगर हम कंपेयर करें तो जो 500 यूनिट वाला कस्टमर है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू 1000 यूनिट वाला कस्टमर। ये सारी की सारी जो आपकी जो एनालिसिस हैं ये आपके B2B मार्केट में कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बेस पे ही सारे आप लोग ये इन्फ्लुएंसेस ड्रा करते हैं या कर सकते हैं।